कल हमारा हुआ था बातें बंद करो। कल अपना हुआ था ओपेरिन हल्डेन। कल अपना टॉपिक हुआ था ओपेरिन हल्डेन। तो लास्ट में आवाज आ रही है मेरी। कल का टॉपिक हुआ था ओपेरिन हल्डेन। आज का टॉपिक सुनो। आज का टॉपिक है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। पहले ध्यान दो, बाद में सुनो। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1953 में। इस एक्सपेरिमेंट का मेन इंटेंशन है केमिकल रिवॉल्यूशन। एक्सपेरिमेंट का मेन मोटो है केमिकल रिवॉल्यूशन। सर उनको क्या करना था? they create previous atmosphere they create previous earth atmosphere। अब मेरी बात सुनो। उनका यह सीधा बोलना है कि पहले जमाने में कैसा एटमॉस्फेयर हुआ करता था। बहुत पहले की बात है। उस समय इमेजिन कीजिए एटमॉस्फेयर कैसा हुआ होगा, और उस एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैस होते होंगे, और उससे फिर लाइफ कैसे बना होगा। मतलब इनका बोलना है केमिकल से सेल कैसे बना, केमिकल से सेल कैसे बना, कौन कौन से केमिकल आए होंगे, और इस केमिकल में कैसे चेंज हुए होंगे। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे वो उस जमाने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ करती थी। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या बना? सेल। वो आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कैसे बना। मैं वही बात रिपीट करूंगा। ये एक्सपेरिमेंट में वो एक्सप्लेन करना चाहे कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कैसे बना, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था लेबोरेटरी में। ओपेरिन हल्डेन ने डायरेक्ट बोला कि ओपेरिन हल्डेन की कल की बात हुई थी ना, कल की बात उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि फिर वो एटम, मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में सिंपल, कॉम्प्लेक्स सेल, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। तो लिखिए पहला स्टेटमेंट, हमने हेडलाइन लिखा था यूरेन मिलर करके। हेडलाइन लिखो यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अर्थ के ऊपर का पहले वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट किया बेटा। जो पहले एटमॉस्फेयर हुआ करता था वो बनाया उसने। ठीक है, चलो मेरी बात सुनो। क्या बनाया उन्होंने? क्या बनाया? तो उन्होंने एक बड़ा सा फ्लास्क लिया, कांच का। कांच का बड़ा सा फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क को जोड़ा उन्होंने एक ट्यूब से, कांच के ट्यूब से। फिर ट्यूब इधर लेके गए ऐसा। फिर ये ट्यूब
मुड़ के यहाँ पे आया और एक बड़ा सा यहाँ पे और एक कांच का टुकड़ा लिया, गोल सर्कुलर स्फेरिकल। फिर यहाँ से एक आउटलेट निकाला, यहाँ से एक आउटलेट निकाला, ये आउटलेट यहाँ तक आया, यहाँ तक। फिर वो टर्न हुआ इस तरह से, टर्न होने के बाद वापस इसमें चला गया, ऐसा ऐसा। ये पूरी कांच की असेंबली है, कांच की असेंबली है। ये डायग्राम देखना एनसीईआरटी में होगी, पूरा मैंने अलग ढंग से ड्रॉ किया इसको। अब पूरी कहानी क्या है सुनो बेटा, पूरी कहानी क्या है सुनो। सुनिए, यहाँ पे वैक्यूम पंप है, यहाँ पे वैक्यूम पंप है। पहली चीज, इसके भीतर पानी उबल रहा है, तो वी कैन राइट हियर बॉइलिंग वाटर। ये बॉइल्ड वाटर है, पानी उबल रहा है, उबलते हुए पानी से वेपर बाहर निकल रहा है, पानी के वेपर है बेटा, ये H2O वेपर है। फिर ये वेपर यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे, तो पानी के वेपर यहाँ पे आ गए सर। इसके अलावा इसमें और तीन चीजें पहले से मौजूद थी, एक का नाम था CH4, एक का नाम था NH3, एक का नाम था H2। सर ये कौन है बताइए बेटा। ये जो आपको दिख रहा है ये है स्पार्क डिस्चार्ज, मतलब एक कांच का ऐसा असेंबल है जिसमें हमने लगाया बेटा इलेक्ट्रोड। ये लाल कलर का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड करंट पास करने के लिए, ये लाल कलर का इलेक्ट्रोड है ना। तो आप देख सकते हैं ये पूरी कांच का एक असेंबल है, ये बस स्फेरिकल, इसको क्या बोलते हैं स्पार्क डिस्चार्ज। इसमें कौन लगा इलेक्ट्रोड। इसका जो करंट है या फिर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर टेम्परेचर वो है बेटा 800 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ का जो करंट है, इलेक्ट्रोड में करंट छोड़ेंगे बेटा, वो होगा लगभग 75,000 वोल्ट का करंट रहेगा। करंट इतना खतरनाक इधर। फिर उसी के नीचे यहाँ पर हम लगाएंगे बेटा एक कंडेंसर, यहाँ पे हम लगाएंगे कंडेंसर, ठंडा पानी इधर फ्लो होगा, ऐसे दो आउटलेट इनलेट है इसको। देख यहाँ ठंडा पानी घूमेगा, इस तरफ ठंडा पानी आएगा, इससे ठंडा पानी बाहर निकलेगा, इसमें ठंडा पानी आएगा, इससे बाहर निकलेगा। ये आउटलेट है, मतलब सॉरी ये पूरा पाइप सिस्टम है पीले कलर वाला। अब पूरी कहानी क्या है वो सुन। तो तूने इसको बॉईल किया, पानी को उबाला, पानी उबल रहा है, फिर उबलते हुए पानी में वेपर बाहर निकले, फिर वेपर ऐसे जा रहे हैं, फिर वेपर यहाँ मिल रहे हैं। वेपर के अलावा हमने तीन को और रखा यहाँ पे, कौन तीनों, इनका भी एक रेशो होता है बेटा, इनका रेशो होता है 2:1:2। ये CH4, ये NH3 और H2, इनका रेशो याद रखना, इनके रेशो में लेना है इनको। जैसे अगर आपने इसको 100 लिया, ये 50 होगा, ये 100 होगा, बराबर 100 50 100 ऐसा। फिर हमने यहाँ करंट लगाया, इतना भयंकर करंट लगाया, करंट कितना वोल्टेज का है, इतना भयंकर करंट था कि सब के सब जल के खाक हो गए, सब मिल गए इनमें से। क्योंकि आइए सर ये शो करना चाहते, उस जमाने में लाइटनिंग हुआ करती थी, उनको यही शो करना है ना उस जमाने में क्या हुआ था, कैसे केमिस्ट्री मिली इनमें से। अभी लाइटनिंग तो ला नहीं सकते, करंट लाया उन्होंने, वो भी इतना करंट।
तो मैं बोलना है उस जमाने में लाइटनिंग हुआ करती थी, लाइटनिंग से केमिस्ट्री हुई, लाइटनिंग से केमिकल मिले आपस में, तब जाके नया केमिकल बना। ये जो इलेक्ट्रोड है वो कैटलिस्ट है, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी विस्फोट हुआ, इसके अंदर स्फोट हुआ, सब जल के खाक हो गए। उससे यहाँ पर इनकी वजह से गैस बनी, क्योंकि जल जाएंगे ना, गैस बनती है, लिक्विड कन्वर्ट टू गैस। फिर ये गैस इस पीले कलर से पास हुई, पीला कलर माने कंडेंसर या कंडेंसेशन हुआ हुआ। इसमें ठंडा पानी जा रहा बेटा। अब तू ही बात कर ले, जब गैस को ठंडा पानी मिलेगा तो गैस काय में कन्वर्ट होगा, वेपर में या लिक्विड में। काय में कन्वर्ट होगा, वेपर नहीं, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। काय में? अरे हॉट गैस है, इसको किसने कांटेक्ट किया, ये क्या लिखा मैंने, ठंडा पानी है ना, घुमा इसमें, ये पीले कलर पे घुमा बेटा, तो गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ये लिक्विड इधर आया, ये जमा हुआ बेटा लिक्विड। फिर बाद में इस लिक्विड को एक्सट्रैक्ट किया गया, उसको बाहर निकाला, ये सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया, लिक्विड को, सैंपल को हमने एक्सट्रैक्ट किया, बाहर निकाला। लगभग ये जो ट्यूब है ये 18 दिन तक ऐसे एक्सपेरिमेंट चलता रहा, 18 दिन तक। 18वें दिन के बाद हमने इसको बाहर निकाला, हमने ऑब्जर्व किया जो लिक्विड है उसके अंदर हमें क्या क्या मिला बेटा, उसके अंदर हमें मिला एलेनिन। क्या मिला? था क्या एलेनिन? मिल गया। हाँ, अमीनो एसिड है, लेकिन हमने उसको ऐड किया था क्या यहाँ पे, मतलब बना होगा वो, कैसे बना आप सोचो, इलेक्ट्रिक करंट से बन गया ना वो। उसके बाद में मिला एस्पर्टिक एसिड, और लास्ट मिला ग्लाइसिन। इसको याद रखना, AAG, AAG। सर ये मिल गए, जो ऑर्गेनिक है बेटा सबके सब, हमने ऐड तो किए थे नहीं थे, कैसे मिले फिर? ऑब्वियसली सर इनका रिएक्शन हुआ ना सर, इधर किसने किया रिएक्शन? अभी तो इलेक्ट्रोड ने किया, उस जमाने में किसने किया होगा? लाइटनिंग ने किया होगा। इसका मतलब क्या है, इनसे हमें ये केमिस्ट्री मिली, मतलब क्या हुआ, केमिकल इवोल्यूशन। क्या हुआ? केमिकल इवोल्यूशन। ऐसी कहानी है। क्या हम कहानी समझ में आ गई? अब इसको ड्रॉ मत करो, एनसीईआरटी में है, इसको कहाँ कैसे लिखना वो देखो। अभी टिक करते जाओ। एक्सपेरिमेंट कब हुआ? एक्सपेरिमेंट कब हुआ? 53 में हुआ। किसने किया? मिलर। साइंटिस्ट कहाँ से थे? अमेरिका। उनका साथ देने के लिए और एक साइंटिस्ट है, यूरे, मिलर एंड यूरे। उन्होंने वहां पे लेबोरेटरी सेटअप किया और वैसा एटमॉस्फेयर बनाया जो पहले हुआ करता था मिलियंस ईयर पहले। ये हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर उन्होंने बना के दिया लेबोरेटरी में। कौन कौन से गैस दिया उन्होंने? 4 गैस लिया उन्होंने। एक मीथेन, H2, NH3 प्लस क्या लिया बेटा? लिख कर इसको, इनका रेशियो लिख लिया अभी। रेशियो क्या था सर? CH4 2 था, NH3 1 था, H2 2 था। ये लिया था उन्होंने सर उस फ्लास्क में। ठीक है, हेलो, उन्होंने ये लिया था सर। फिर देखते जाओ बेटा, ये रियल में था ऐसा एपरेटस, वो पिक्चर देखो रियल वाला। मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देना। यहाँ पे कौन उबल रहा था?
पानी, उसमें से क्या निकल रहे थे, वेपर्स। वेपर आके यहाँ टकराए, यहाँ 4 जन मिले, कौन 4 जन, वेपर तो है ही, साथ में सब मिले। मिलाने के लिए यहाँ पे हमने टेम्परेचर दिया और लाइट ये दिया, इलेक्ट्रिसिटी। ये पता है ना कौन है, इलेक्ट्रोड। कितना करंट पास किया, 75,000 करंट पास किया। एकदम ब्लास्ट हुआ, खतरनाक ब्लास्ट था। देखो, इससे एक हॉट गैस मिली, फिर हॉट गैस नीचे आई। वो हॉट गैस हमने कहाँ से पास की, कंडेंसर में कौन था। जब गर्म गैस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो ये गैस क्या बन जाती है, लिक्विड। तो यहाँ पे क्या जमा हुआ बेटा, लिक्विड। ये समझा ना आपको। फिर आपने क्या किया, लिक्विड कलेक्ट किया सर, ये लिक्विड कलेक्ट किया, ये लिक्विड कलेक्ट किया। और इस लिक्विड में आपको क्या क्या मिला, AAG, दैट इज अमाइनो एसिड। बता, ए फॉर जी फॉर, मिल गया सर। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या मिला, अमीनो एसिड मिला। क्या मिला, दैट इज इवोल्यूशन। चेंज हुआ, इवोल्यूशन। तो ये लाइन टिक कर, इसमें क्या मिला हमें बेटा, हमें एक्सपेरिमेंट में क्या मिले बेटा, अमीनो एसिड मिले। क्या मिले हमें, अमीनो एसिड। उनके नाम लिखो, एनसीईआरटी में उनके नाम लिखो अमीनो एसिड के, AAG। उनके नाम लिखो अमीनो एसिड के, AAG। क्या होता है AAG, ओके, हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया बेटा। भयंकर बनाया था उन्होंने वो। सर इसका नाम क्या बोला आपने बेटा, इसका नाम मैंने बोला था स्पार्क डिस्चार्ज। क्या बोला था, इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चेम्बर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चेम्बर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चेम्बर या स्पार्क डिस्चार्ज चेम्बर, कंफ्यूज मत होना। इसका नाम बताओ सर। पहला नाम स्पार्क डिस्चार्ज चेम्बर, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चेम्बर, खत्म। अपने यहाँ एक सिस्टम है, कोई अगर एक्सपेरिमेंट करता है, अगर वो सक्सेस होता है तो दूसरे उसको फॉलो करते हैं, कॉपी। वो ट्रेंड चलता है, फिर ऐसे ट्रेंड ऐसे ही होता है। हमारे ज़माने एक मूवी आई थी सलमान खान की, तेरे नाम, ऐसी हेयर स्टाइल वाली। जैसे मूवी रिलीज हो गए ना, सारे बच्चे ऐसे ही थे, आंखें ऐसी ऐसी हुआ करती थी कभी, ऐसी। ट्रेंड चलता है ना वो, जैसे आपके ज़माने में ट्रेंड चालू है अभी, कुछ ना कुछ रहता है ना। सर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा, फिर बाकी साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके देखे। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए बाद में, फिर उनको अलग अलग चीजें मिली। सर क्या मिला सबको, किसी को मिली शुगर, किसी को मिला नाइट्रोजन बेस, किसी को मिला पिगमेंट, किसी को मिला क्या मिला, फैट। टिक करो उसे। सर जब बाद में एक्सपेरिमेंट हुए तो क्या क्या मिला, बाद में एक्सपेरिमेंट हुए तो ये चीजें मिली बेटा। इससे क्लियर है कि हमारा सेल केमिकल से ही बना हुआ है। कंप्लीटली मेड बाय केमिकल, ठीक है। ये जो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट है ना, उसको याद रखो, आईएमपी है ये। इसमें से ये पैराग्राफ ज्यादा आईएमपी है, ये वाला पैराग्राफ बार बार पढ़ो उसको, ये पैराग्राफ ज्यादा आईएमपी है।
कितना टेम्परेचर था? 800 डिग्री सेल्सियस। और ये डायग्राम आप लर्न कीजिएगा लेबलिंग के लिए, ये डायग्राम लेबलिंग के लिए लर्न करो। मैं आपको टाइम देता हूँ 2 मिनट, डायग्राम लर्न करो अभी के अभी। ये वाले डायग्राम, ये जितने नाम पता है उतने बताओ। कहाँ था? हाँ, और उसमें कितनी गैस थी? रेशियो क्या था CH4N2H2 का? हम्म। तो चेम्बर का नाम क्या था जिसमें स्पार्क हुआ? हम्म। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स। पढ़ लिया सबने? डायग्राम क्लियर हो गई? कौन सा एक्सपेरिमेंट था ये? यूरे एंड मिलर। हो गया बेटा वो। अब उसका नेक्स्ट पैराग्राफ ओपन करो, जिसमें हमें लिखना है, ये टॉपिक ओपन करो, कहीं लिखा होगा ये। देखो, पहली बार लाइफ कब बनी? 4 बिलियन ईयर एगो। बेटा लाइफ कब बनी? 4 बिलियन ईयर एगो, तब लाइफ बनी। लाइफ दो प्रकार की होती है सर, नॉन सेल्यूलर और एक सेल्यूलर। पहले सुनो बाद में लिखो। नॉन सेल्यूलर, इसको मैंने बोला था प्रोटोबायोन्ट्स, अगर तुझे याद है तो। प्रोटोबायोन्ट्स, यूबायोन्ट्स, याद है ना? हाँ, प्रोटोबायोन्ट्स जिसमें आरएनए था, प्रोटीन था, लिपिड था। ये कब बनी? ये बनी 3 बिलियन ईयर एगो। मतलब नॉन सेलुलर लाइफ कब आई? नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन ईयर एगो। फिर कौन सी लाइफ आती है बेटा? सेल्यूलर, सेलुलर लाइफ। ये कब आई? अब इसमें डिपेंड करता है सर, इसमें दो सेल है सर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब प्रोकैरियोटिक, व्हाट इज यूनिसेलुलर? ये आया सर लाइफ 2 बिलियन ईयर एगो, और ये आया सर 1.5 1.5 1.5 बिलियन ईयर एगो।
मतलब 4 बिलियन एगो लाइफ बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, प्रोसेस शुरू हुई, जैसे कोई वर्क शुरू हो जाता है, उसमें एक नॉन सेल जैसा हमें दिख रहा था, वो कब बना? फिर एक परफेक्टली सेल आया प्रोकैरियोटिक वाला, वो कब आया? जो फंक्शनल था। लेकिन काम कब शुरू हुआ? ठीक है, पहला नॉन सेल कब आया? परफेक्ट फंक्शनल सेल कब आया? फिर उसमें मल्टी कब आया? ऐसी इनकी एक कहानी है। यूनिवर्स कब बना? यूनिवर्स कब बना? अर्थ कब बनी? ये रट लेना आप, याद रखना। ठीक है। हाँ, ये लाइन है एनसीईआरटी की, अभी इसी पैराग्राफ की लाइन आएंगी, लिख लो इससे। हाँ, 2000 मिलियन मतलब 2 बिलियन। वो यूनि की बात कर रहे हैं, दे टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। देखो ये, मतलब ये जो 2 बिलियन है किसके लिए है? ये दिसतंय बेटा तुला? हाँ, दिसतंय आता? चलो हो गया लिखना ये। अब यहाँ पे आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, एक टॉपिक फिनिश हुआ बेटा, आपका यहाँ पे एक टॉपिक फिनिश हुआ। ये धीरे धीरे सेल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नाउ नेक्स्ट थिंग 7.2 इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थियरी। अब ये टॉपिक ओपन करो, है नया टॉपिक, टॉपिक देखते जाओ। सर ये नया टॉपिक है अभी, सर जीवन बन गया अभी, इस बताइए बोलना क्या है? सेल बन गया सर, सेल के आगे वाली कहानी बताइए। अभी सेल के आगे क्या होगा? कुछ तो होगा। तो सेल के आगे क्या होगा? एनिमल बनेगा, प्लांट बनेगा, बैक्टीरिया बनेगा, क्या बनेगा?
क्या होगा उस सेल का। अभी लाइफ के बारे में बात शुरू है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक थियरी हुई थी, वहाँ के साइंटिस्ट ने नहीं लिखा था, रिलीजियस ने लिखा था, रिलीजियस जो धर्म गुरु होते हैं उन्होंने बताया था। आवाज तेज हुआ एकदम से, इवोल्यूशन चाहिए हर चीज़ में, हाँ साउंड में भी इवोल्यूशन होगी। तो सर उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने ये बोला था हमें तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें। ऐसे किसने बोला था, जो रहते हैं रिलीजियस पीपल, उन्होंने बोला था। उन्होंने हमें दिया था बेटा स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, टिक कर, एक नया थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुन सर, इसमें तीन चीजें उन्होंने बोली थी। पहली कौन सी, सुन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज के जमाने में ऐसा नहीं चलेगा। पहला क्या बोला उन्होंने पता है, आज हम जैसे हैं वैसे ही पास्ट में थे। मतलब आज जो हम प्रजाति देख रहे हैं, सेम स्पेसिस पहले भी हुआ करती थी, एज इट इज, एज इट इज, नो एनी चेंज, नो एनी चेंज। मतलब जैसी हमारी शक्ल अभी है, तो मिलियंस ईयर पहले भी हमारी शक्ल ऐसी थी। एग्री आप इस बात से, हाँ आप एग्री हो क्या? मिलियंस ईयर पहले रंगे सर ऐसे दिखते थे क्या? आप दिखते थे ऐसे? हम तो बंदर जैसे थे, है ना बेटा? ड्रायोपिथिकस नाम सुना आपने, अलग अलग 10th में था ना इवोल्यूशन चैप्टर, था ना उसमें अलग अलग नाम। हाँ सर, तो सर पहला क्या बोला, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वी आर क्रिएटेड एज सच। कुदरत ने जो हम अभी है वैसे वैसे बनाया था सभी को। हम जब अर्थ पे आए मिलियंस ईयर पहले ऐसे ही थे जो आज है। गलत बात है, उन्होंने बोला इसको। दूसरा सुनो, दूसरा सुनो, जो डाइवर्सिटी जो थी वो सेम है, डाइवर्सिटी सेम है। यस्टरडे भी सेम थी, टुडे भी सेम है, और टुमारो भी सेम रहेगी। मतलब पहले भी सेम थी, आज भी सेम है, और परसों भी सेम रहेगी, मतलब फ्यूचर में। मतलब जंगल में अगर 100 हाथी की प्रजातियां है पहले, तो जंगल में 100 हाथी थे, आज भी 100 है, परसों भी 100 ही रहेंगे। हाँ, द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज सेम। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन तब बोला गया था, तब लोग बिलीव करते थे, क्योंकि साइंस नहीं था, तो जो बोलते थे वो हो सकता था। और तीसरा सुनो, तीसरा उन्होंने पता नहीं कौन से कैलेंडर से निकाला, तो उन्होंने बोला अर्थ जो है वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। कर लो बात, 4000 साल पुरानी अर्थ है। हम तो बिलियंस की बात कर रहे हैं तब से, 13.8 बिलियंस। तो कहाँ बिलियंस, कहाँ हजार, फर्क है बेटा। चलो तीन मुद्दे बताओ जो स्पेशल क्रिएशन में आते हैं। पहला क्या था, हमें ऐसा ही बनाया गया पहले से ही जैसा हम है। दूसरा डाइवर्सिटी सेम है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। और तीसरा कितनी पुरानी है, टिक कर लिया आपने। लेकिन जब जब कोई बात साइंटिफिकली नहीं होती, तो कोई साइंस, वहाँ पे कोई साइंटिस्ट आता है, उस बात को वो रिजेक्ट करता है। तो उसी ज़माने में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, नाम सुना है सबने, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था इनका? सीधा बोला ऐसा कुछ नहीं होता भाई, उन्होंने सीधा बोला ऐसा कुछ नहीं होता। चार्ल्स डार्विन आए थे बेटा 19 सेंचुरी में, टिक कर, चार्ल्स डार्विन आए थे बेटा 19 सेंचुरी में। उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज दिया था इस बात को, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या लगा रहे आप, 4000 साल पहले अर्थ है, हो ही नहीं सकता।
डाइवर्सिटी सेम हो ही नहीं सकती, ऐसा चैलेंज दिया था डार्विन जी ने। और ये कब दिया था? जब डार्विन ने पूरा पढ़ाई किया था, डायरेक्ट नहीं बोला ऐसे, पहले ऑब्जर्वेशन किया, पढ़ाई किया, तब जाके बोला। तो क्या पढ़ाई किया? उन्होंने प्रजातियों को देखा। कैसे देखा? अब वो कहानी सुनो। डार्विन जी की अपनी एक कहानी है। उस समय लगभग 19 सेंचुरी थी, और 19 सेंचुरी का मतलब मैं आपको बताऊं, ये जो इरा था, ये ब्रिटिश इरा था, ब्रिटिश। वहां पे क्या करते थे लोग, ऐसे रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं थे। ब्रिटिश इरा में, मतलब मैं स्पेशली बात करूंगा यूके की। यूके पता है ना सभी को? उनके पास इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, हथियार डेवलप हो रहे थे, तो वहां से वो माइग्रेट हुए, हर आइलैंड पे चले गए। कोई अफ्रीका गया, कोई एशिया आया। तो उनको वहां पर ऐसे खोज में, उनको एक्चुअली आपने एक हिस्ट्री पढ़ी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हीं का है। वो बिजनेस के सिलसिले में निकले थे वहां से, और उनको लगा कि ये इस जमीन से ज्यादा बिजनेस निकल सकता है। उनकी नज़र इंडिया पे पहले से थी, क्योंकि इंडिया में होता था मसाले, स्पाइसेस। उनको पता है यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो हम बहुत सारा यहाँ से इकोनॉमिक्स क्रिएट कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। ऐसा था वो। आजकल कैसी अलग अलग फ्रेंचाइजी आती है ना, आता ना फ्रेंचाइज, चाय की फ्रेंचाइजी, प्रेमाचा चहा, योले चहा, और भी कुछ रहती है ना। तो ये फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे थे हर आइलैंड पे। तो इंग्लैंड में राज हुआ करता था एलिजाबेथ का, सुना आपने नाम? क्वीन एलिजाबेथ। उनमें वो नंबर थे 1 2 3 4 ऐसे कुछ। हाँ। तो एलिजाबेथ ने ऑर्डर दिया कि जाइए, एक लंबा सफर कीजिएगा। सी ओएज बोलते हैं इसको, इसका मतलब है समंदर का लॉन्ग ट्रैवल, है ना। एक लंबे सफर पे जाइए और हर आइलैंड को खोजिए, कुछ मिलता है क्या। वो हुआ था गवर्नमेंट से ऑर्डर पास। तो गवर्नमेंट ने एक जहाज दिया था उनको, उस जहाज का नाम था HMS बीगल। नाम टिक कर, HMS बीगल जहाज का नाम था। तो जहाज निकला। वो सफर था लगभग बेटा 5 साल का। कितना लॉन्ग सफर था? 5 साल का सफर था वो। अब उस जहाज में बैठ गए अपने डार्विन जी। उनका मकसद था कि अलग अलग आइलैंड पे जाके मैं रिसर्च करूं, ऑर्गेनिज्म ढूंढूं। इनका मकसद अलग था। इनका मकसद था कि वो पूरा आइलैंड ही चुरा ले ब्रिटिश लोगों का, है ना। लेकिन डार्विन का बोलना है था कि मुझे सिर्फ रिसर्च करना है। चले गए ऐसे टाइम पास होके, चलो मैं भी आता हूँ घूमने, होता ना ऐसे। तो वो चले गए आइलैंड पे। वहां जाके उन्होंने प्रजातियों को देखा, अलग अलग स्पेसिस को देखा। वही वो पढ़ना है हमें कि क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया। वही बात है आगे बेटा। तो यहाँ सर क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा जहाज का नाम। क्या आएगा जहाज का नाम? HMS बिगल। जहां से उन्होंने सफर शुरू किया। और समंदर के सफर को मैंने क्या बोला? हाँ। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ये बड़ी काम की चीज है, स्टेटमेंट में आता डायरेक्ट। ये स्टेटमेंट में डार्विन जी ने क्या ऑब्जर्व किया? चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट, उन्होंने किताबें लिखी उसमें ऑब्जर्व करते करते। उन्होंने बोला कि उनको जो दिख रहा था, जो दिख रहा था उसको उसको बोलते बेटा एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म, मतलब एग्जिस्टिंग स्पेसिस। उनको चिड़िया दिख रही थी। उन्होंने बाकी भी चिड़िया देखी, उन्होंने सारे बर्ड्स देखे। तो उनको ऑब्जर्व हुआ जितने भी बर्ड्स है उनमें कुछ कैरेक्टर सेम है। सभी को फिदर्स है, सभी को बिक है। तो उन्होंने सिमिलर कैरेक्टर सिलेक्ट किए कि अरे इनमें सारे कैरेक्टर लगभग सेम ही हैं। मतलब वो जो प्रजातियां है पंछियों की, या किसी भी एनिमल की या प्लांट की प्रजाति, वो क्या शेयर कर रही थी? सिमिलर कैरेक्टर।
क्या शेयर कर रही थी? सिमिलर कैरेक्टर। वैसा ही उनमें कुछ डिफरेंस भी था। पहले मैं सिमिलर की बात कर लूं। जैसे बेटा सुन ले मेरी बात, ये ए नाम की प्रजाति है, ए नाम की प्रजाति है, इधर भी ए नाम की प्रजाति है, इधर भी ए नाम की प्रजातियां है। मेरी बात वन बाय वन सुन। ये ए नाम की प्रजातियां हैं। डार्विन जी ने इनको देखा, अरे सिमिलर कैरेक्टर है। उनको ये फील हुआ आज से 1000 साल पहले भी ऐसा पंछी रहा होगा, मतलब ये आने के पहले भी 1000 साल पहले ही रहा होगा। मतलब इनके और इनके कैरेक्टर क्या होते जाएंगे? मैच होते जाएंगे। मतलब जो पंछी उनको आज दिख रहा है सिमिलर कैरेक्टर वाले, उनको ये फील था, मतलब उन्होंने कंक्लूजन किया कि आज से 1000 साल पहले जो पंछी हुआ करता था उसके भी कैरेक्टर आज जैसे हो सकते हैं, आज जैसे हो सकते हैं। उसको भी फिदर हुआ होगा, 2 पंख होते थे, आगे वाले पैर पंखों में कन्वर्ट हो सकते थे, एक सिंगल बीक हुआ करती थी। जैसे उन्होंने जो पंछी देखा उसको सिंगल बीक थी, सिंगल बीक थी। ये कुछ ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा मुझे। हाँ, क्या बोल रहा था मैं आपको? उस पंछी को सिंगल बीक थी, जो 1000 साल पहले पंछी था उसको भी सिंगल बीक रही होगी ना, कि 2 बीक थी। मतलब सर ये मेरी बात सुन ले, आईएमपीएस स्टेटमेंट के लिए, एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर द सिमिलरिटी टू वेरी डिग्रीज, नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ, सिर्फ उसमें ही, जैसे कि कुछ प्रजातियां है सिर्फ उसमें कैरेक्टर सिमिलर नहीं है, ऑल्सो विद द लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ईयर एगो। मतलब आज जो प्रजातियां है उनमें सिमिलर कैरेक्टर तो है ही, लेकिन इनके पहले हजारों साल पहले, मिलियंस ईयर पहले जो थी प्रजाति, उसमें भी लगभग सेम कैरेक्टर रहे होंगे। बात समझ में आ गई आपको? इंसान को आज स्कल है, लेकिन 1000 साल पहले जो आया था उसको भी स्कल रहा होगा ना बेटा? कि स्कल नहीं था? उनको था, उसको भी 2 आंखें थी। वो यहीं पे थी कि पीछे थी, आगे आ गई? नहीं, यहीं पे थी। ये बात कर रहे हैं वो। एंड मेनी सच अ लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, उसमें से कुछ प्रजाति मर गई, उसमें से कुछ प्रजाति मर गई। डायनासोर मर गए, कुछ और रहा होगा वो मर गया। डू नॉट एग्जिस्ट मोर एनी मोर का मतलब है कुछ प्रजाति मर गई, कुछ पंछी मर गए जो आज नहीं है दुनिया में। आपको ये पैराग्राफ क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? करंटली जो प्रजाति है उसमें सिमिलर कैरेक्टर है, लेकिन जो मिलियंस ईयर पहले थे उनमें भी लगभग कुछ कैरेक्टर सिमिलर होंगे, और उसमें जो मिलियंस ईयर पहले थी उसकी कुछ प्रजाति क्या हो गई, अभी अर्थ से नष्ट हो गई। आप एक बार डायनासोर को देखना, सर कहाँ देखे मर गया वो तो, डायनासोर के बारे में पढ़ना। डायनासोर के पैर और पंछियों के पैर सिमिलर है। आप कभी ऑस्ट्रिच का पैर और डायनासोर का पैर कभी ऑब्जर्व करना, सिमिलर है। कुछ कैरेक्टर डायनासोर से पास हुए बर्ड में सेम है बेटा। कभी मगरमच्छ का स्किन और डायनासोर का स्किन ऑब्जर्व करना, सेम है। मतलब कुछ पास हुआ सर, सेम कैरेक्टर स्किन वाला, क्योंकि डायनासोर भी रेप्टाइल था और मगरमच्छ भी क्या है, उसी का छोटा रिचार्ज है वो, डायनासोर का उसी का रूप है वो। मगरमच्छ के कभी दांत देखना, डैगर टेथ, और डायनासोर के दांत देखना लगभग सिमिलर है। सबसे बड़ा डायनासोर टीरेक्स, पता है आपको टीरेक्स? आपने मूवी देखी क्या कभी डायनासोर की, जुरासिक पार्क?
जीवन का अपना एक रूल है बेटा, ये जीवन का अपना एक रूल है। सर कौन सा रूल है? जो प्रजातियां होती है वो आती है जाती है, उसके बदले नया प्रजाति आता है। मतलब मैंने जैसे बोला डायनासोर चले गए क्रोकोडाइल आया, डायनासोर चले गए पंछी आ गए, डायनासोर का ही रूप बर्ड्स है। आपको मैं बताना चाहूंगा, रेप्टाइल से दो बातें बनी, एक एओज एंड एक मैमल्स। एओज और हम काय में आते? हाँ, ये हम रेप्टाइल से बन गए बेटा। जैसे मछली से एम्फीबिया बना, मतलब मछली से मेंढक बना। तो एक रूप चला जाता है, दूसरा रूप क्रिएट होता है, ये बेटा। तो सर एक्सटेंशन का मतलब है चले जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ, द ईयर गॉन बाय जस्ट अ न्यू फॉर्म। इसका सिंपल मीनिंग है सर, एक्सटेंशन हुआ चला गया, उसके बदले एक नया जीवन आ चुका है सर, नया फॉर्म आ चुका है। और ये अर्थ पे हुआ था, ये अर्थ पे हुआ था डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। आपको मैंने एक नाम, इसको काल बोलते हैं, पीरियड का मतलब है काल, युग, हर एक का युग होता है। डायनासोर जिस युग में आए थे ना बेटा, उस युग का नाम है जुरासिक। जो आपने मूवी का नाम देखा जुरासिक पार्क, ये जुरासिक एक काल का नाम है, इट्स टाइम ऑफ टाइम, समय का नाम है वो जुरासिक। समझ में आया? हाँ, वो डायनासोर जुरासिक वाले इरा में थे, वही बात कर रहे हैं वो। भाई अर्थ कब की है? एक काल आया था, हमारे पहले जो ये इंसान आया था वो क्रो मैग्नोन था, उसका भी एक काल था, वो आया था 18,000 साल पहले। हमारा भी एक काल है, हम है होमो सेपियन सेपियन। कौन है हम? हमारे वाले जो पहले वाले थे हमारे, वो थे होमो सेपियन जस्ट। हमारे बाद वाले अलग होंगे, वो हमें पढ़ रहे होंगे। किताबें अलग थी वो हमें पढ़ रहे होंगे। पता नहीं इंसान अब कैसा दिखाई देगा, तो कैसा था कैसा हो गया और कैसे दिखाई देगा। सुनिए, ये आपकी पढ़ाई पे अप्लाई होता है। सर क्या अप्लाई होता है? आपने स्कूल में डार्विन का नाम सुना था, और उनके अलावा और एक डार्विन ने एक कंसेप्ट लिखा था, नेचुरल सिलेक्शन, फिटेस्ट हु सर्वाइव। जो फिट है वो सर्वाइव होगा। और फिट का मतलब ये नहीं कि वो जिम जा रहा है, फिट का मतलब वो नहीं कि वो स्पोर्ट खेल रहा है, फिट का मतलब होता है बेटा उसका डीएनए। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बोलूँ, मेरी बात सुन बेटा, ये प्रजाति है ए नाम की, ये प्रजाति है बी नाम की। ये दोनों प्रजातियां जो होती है वो ऐसी हैं, ए और बी। अब दोनों को सर्वाइव करना है, तो दोनों में चेंज होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपको खुद को चेंज करवाना है, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे, मर जाएंगे क्लाइमेट की वजह से। तो क्या हुआ सर? क्लाइमेटिक चेंज हुआ, क्लाइमेटिक चेंज हुआ। तो क्लाइमेटिक चेंज के बाद ये जो ए नाम की प्रजाति है उसने खुद को चेंज नहीं किया, वो ऐसी रह गई जैसे पहले थी। लेकिन जो बी नाम की प्रजाति बेटा, कौन सी प्रजाति? बी नाम की प्रजाति, उसने खुद को चेंज किया। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, मतलब उसने खुद को चेंज किया। तो जैसे उसने खुद को चेंज किया वो सर्वाइव करेंगी, और ए वाले ने खुद को चेंज किया क्या, तो ये यहां से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट का मतलब है चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे होता है ये। दूसरी बात सुनो, ये होता है बेटा फिटनेस, ये हुआ कुछ चेंजेस। तो पहला आपको समझ में आया, चेंज होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टाइम। दूसरा सुनिए, ए नाम की प्रजाति है, बी नाम की प्रजाति है, मेरी बात सुनना। कुछ एनिमल इसलिए डिस्ट्रॉय हो रहे हैं क्योंकि उनकी
प्रोजेनी नहीं आ रही, उनके बच्चे नहीं बन रहे, इसलिए वो प्रजाति खत्म होती जा रही हैं। तो सर ये दो प्रजातियां है ए और बी। ए वाले का जो फिटनेस है वो रिप्रोडक्शन में है, उसने मोर प्रोजेनी बनाई, वो इसलिए चाहता है मोर प्रोजेनी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक कैपेसिटी होती है मोर प्रोजेनी, ताकि वो जिंदा रहे। तो ए वाले ने बनाए बेटा 10 बच्चे और बी वाले ने बचाए, इसने बनाए सिर्फ 4 बच्चे। अब इसके 10 के 20 हो गए बेटा और इसके 4 के 2 ही हो गए, फिर इसके 20 के लगभग 30 हो गए बेटा, लेकिन इसके 2 का सिर्फ 1 ही रह गया। इसका मतलब बी नाम की प्रजाति अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन खत्म होते जा रही है। समझ रहे मेरी बात? ये प्रजाति खत्म होती जा रही है। ऐसा ही होता है कुछ प्रजातियों में, नो रिप्रोडक्शन, नो नेक्स्ट जनरेशन, तो प्रोजेनी खत्म। तो देखो 2 बातें याद रखना, एक मैंने क्या बोला, नेचुरल कंडीशन आएंगी, नेचुरल कंडीशन में आएगा क्लाइमेट, फूड है, फिजिकल फैक्टर्स है, उसमें हमें जिंदा रहना है, उसमें हमें क्या रहना है, जिंदा, मतलब फिट रहना है बेटा, फिट रहना है। ये बात हमें क्लियर हो गई सर? एक काम करता हूं, इसका मैं और एक कंसेप्ट आपको समझाता हूं, आगे इसका कंसेप्ट है और एक ये वाला मैंने पैराग्राफ पढ़ा है आपको अभी। इसमें क्या क्या है सर? इसमें मैंने आपको पढ़ाया बेटा फिटनेस में ये वाला फिटनेस, ये एग्जांपल दिया था अभी। ए वाले ने 20 बच्चे बनाए, फिर 20 के 40 हो गए, 30 हो गए। बी वाले ने पहले 4 बच्चे बनाए, 4 के फिर 2 हो गए बच्चे, फिर 2 से 1 भी आया, खत्म हो गया वो। कौन सा फिटनेस का नाम है ये? हाँ। क्या होता है? मोर प्रोजेनी देन अदर्स। मोर प्रोजेनी का मतलब है उसका चांस बढ़ जाता है जीने का, मतलब प्रजाति का, ऐसा, ठीक है। मोर प्रोजेनी will survive more and hence are selected by the natures। क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से 20 भी मर गए, कितने मर गए? 20 भी मर गए, तो बचे कितने? 80। लेकिन पहले से ही अगर 20 बच्चे हैं, 20 में से अगर 10 बच्चे मर गए, तो बचे कितने? तो इसके चांस ज्यादा है ना, इस प्रजाति के चांस ज्यादा है ना सर्वाइव करने के, इसके चांस कम है। ऐसा होता है। और ये होता है सर नेचुरल सिलेक्शन से। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। 2 जन है, प्रॉब्लम क्या हुआ, उनकी जो कार है वो किसी नदी में चली गई, अपने आप मतलब हुआ कुछ एक्सीडेंट, चली गई। अब 2 में से जिसको तैरना आता है वो बचेगा, जिसको नहीं आता है चला जाएगा ना नदी के साथ। एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे हो सकता है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैंने आपको बोला कि बेटा सुनो, अमरावती में, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसा कुछ होगा नहीं, अमरावती में अगले महीने बहुत बाढ़ आने वाली है, सब स्विमिंग सीख लो। एग्जाम्पल ले रहा हूं, सब स्विमिंग सीख लो। अब जिसने स्विमिंग सीखा वो बचेगा, जिसने बोला मैं चेंज नहीं करूंगा खुद में, मैं सेम बेटा मैं सेम अप्लाई कर रहा हूं तुम्हारे नीट के एग्जाम के लिए भी, वो छोड़ो बाहर का, यही एग्जाम्पल ले लो अपना पढ़ाई वाला, जो पढ़ाई करेगा वो बचेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा वो खेल से आउट हो जाएगा। सेम रूल है बेटा। यहां से मैं एक बात बोलूंगा, सुनो, ये कंसेप्ट थोड़ा भारी है, ये पहले वाला कंसेप्ट वो क्लाइमेट फूड वाला, सुन ले मेरी बात। सर क्या हुआ, एक ए नाम की प्रजाति है, बड़ी सुपेरियर है सर, बड़ी सुपेरियर है, ये बहुत तगड़ी स्पेसीज है, सुपेरियर।
मतलब इंपॉर्टेंट हाई लेवल की प्रजाति है ये, ए नाम की, उसको हमने क्रॉस किया बी नाम की प्रजाति से। कौन सी प्रजाति? सर ये इंफेरियर है सर। बेटे कैसी प्रजाति है ये पहले से इंफेरियर थी सर, लेकिन ये कैसी है? हमने इनका क्रॉस किया, और ताकि एक ऐसा हमें हाइब्रिड मिला, क्योंकि दो अलग अलग प्रजातियां है तो हाइब्रिड मिलेगा बेटा। अब उसमें आधे कैरेक्टर काय के होंगे? ए के, और आधे कैरेक्टर काय के होंगे? तो ये प्रजाति बचने के चांस है। क्यों बचने के चांस है? क्योंकि उसमें आधे कैरेक्टर किसके आए? समझ रहे हैं? लेकिन अगर ये बी प्रजाति खुद में अगर चेंजेस नहीं करते तो हो सकता है वो मर जाती। समझ रहे? हाँ, आपका अगर कोई सब्जेक्ट कमजोर हो ना, तो जिसका सब्जेक्ट अच्छा है, स्ट्रांग, उससे थोड़ा आप हेल्प लीजिए, आप बच जाएंगे। समझ रहे? आपका अगर सब्जेक्ट कमजोर है कोई, तो अपने दोस्त की हेल्प लीजिए जिसका सब्जेक्ट वो अच्छा है, थोड़ा बच जाएंगे। थोड़ी हेल्प लेना, पूरी मत लेना। लेकिन अगर आपने हेल्प नहीं लिया, ना टीचर की हेल्प लिया, ना किसी की हेल्प लिया, तो हो सकता है डूबने के चांस। तो है ऐसा। हाँ बेटा, यही लिखा है यहाँ पे, आउटब्रीड अदर्स दैट लेस इंडो टू सर्वाइव अंडर सर नेचुरल कंडीशन। आउटब्रीडिंग का मतलब होता है बेटा, व्हाट इज आउटब्रीडिंग? क्रॉसिंग, क्रॉसिंग टू अदर्स। जो एकदम सुपेरियर है उसको आप क्रॉस कीजिए इंफीरियर के साथ, एक ऐसी प्रोजेनी बनेगी जो सर्वाइव कर सकती है। कोई डाउट है यहां तक? हाँ, लेकिन ये तो जिंदा रहेगा कम से कम। नहीं, ऐसा नहीं रहता, सुनो मेरी बात। तेरी बात सही है जो हमने पढ़ा था, हमें सिर्फ इसको जिंदा रखना है, इसके नेक्स्ट जनरेशन को नहीं। बात समझ रहे मुझे क्या बोला? हमें सिर्फ इसको जिंदा रखना है, इसकी नेक्स्ट प्रजाति को जिंदा नहीं रखना, क्योंकि आपको पता है हाइब्रिड वाला कैरेक्टर खो जाता है। ये कुछ टॉपिक में था कहीं ना कहीं था, वो था प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में, सबसे लास्ट वाला एपोमिक्सिस वाला था ये। आपको डार्विन जी की कहानी समझ में आ गई? कहानी क्लियर है डार्विन जी की? हाँ, ये लास्ट टॉपिक है उन्हीं का। यहाँ पे एक नए साइंटिस्ट की एंट्री हो चुकी है। अब देखो बेटा, डार्विन जी अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रजातियां देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये प्रजाति पहले और आज लगभग सिमिलर है। अब उसमें क्या हुआ, और एक साइंटिस्ट की एंट्री हो गई जिनका नाम टिक कर अल्फ्रेड वेलस, एक साइंटिस्ट है अल्फ्रेड वेलस, इनकी एंट्री हो गई बेटा। इन्होंने एक आइलैंड पे रिसर्च किया था, जिस आइलैंड का नाम टिक कर एर्चिपेलागो, इट्स कॉल्ड एज मेलाई एर्चिपेलागो। ये आता है पैसिफिक ओशंस में, ये आइलैंड पैसिफिक ओशन सुना है अपने नाम? तो सर ये आइलैंड वहाँ पे आता है, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया था, और सेम रिसर्च जो डार्विन कर रहे थे, सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, नेचुरल सिलेक्शन। बस आपको इतना याद रखना है। सर सवाल क्या आएंगे एग्जाम में? सवाल ये आएगा कि डार्विन जैसा और कोई काम कर रहा था क्या सेम इरा में? तो हाँ, इनका नाम था अल्फ्रेड वेलेस। कौन से आइलैंड पे कर रहे थे? हाँ, सेम कंफ्यूजन था दोनों का। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, दोनों को ये नहीं पता कि वो एक जैसे काम कर रहे हैं। डार्विन जी को इनके बारे में नहीं पता, इनको डार्विन जी के बारे में नहीं पता, लेकिन प्रोजेक्ट सेम है उनका शुरू। ये उसमें एक मैजिक वाली बात थी कि किसी को किसी के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि ऐसा हो रहा है कुछ,
डार्विन जी को फील हुआ कि मैं अकेला दुनिया में हूं कि मैं काम कर रहा हूं, ऐसा उनको ऐसा फील हुआ कि वो अकेले काम कर रहे प्रोजेक्ट पे, नहीं। सिर्फ इतना है, डार्विन जी का कुछ नाम फेमस था उस जमाने में, डार्विन डार्विन डार्विन, इंग्लैंड के थे, पैसा ही पैसा था। और डार्विन जी की फैमिली जो है काफ़ी हाईली एजुकेट थी। डार्विन जी के जो पिताजी है वो फिजिशियन थे, डॉक्टर थे वो, मतलब एक रेप्यूटेड फैमिली थी उनकी इंग्लैंड में। ओके, हो गया सर इतना, बाकी मैं कल बात करूं।